पहले बार नहीं कहा। आपने हमेशा भाई का हमेशा प्यार किया, मैंने भी हमेशा आपको प्यार किया। और मुझे ऐसा लगता है कि योग के माध्यम से ये जो हमारी अभी तीन अपने हजार शुरू करेंगे ना, अब ऑन रिकॉर्ड जाते हैं अपन। जी, तो करिए, शुरू आप करिए। ऑन रिकॉर्ड आप भी रहेंगे। हाँ, मैं हूं ना। हाँ, मैंने बोला था तिजारा वाला जी से, आपकी बहुत बातें हो रही थी उनसे भी, मैंने कहा ऑन रिकॉर्ड करेंगे हम सब, जी 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 क्योंकि जी। हमारा तो कुछ छुपा हुआ है ही नहीं ना। ना आपका छुपा है ना मेरा कुछ छुपा है। तो मिश्रा जी शुरू करिए। जी, मैं शुरू करता हूँ। जी। लोकमत पत्र समूह की ओर से आयोजित इस योगा योग कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम सभी महसूस कर रहे हैं कि कोविड-19 की महामारी के दौरान ये वक्त बहुत कठिन है। आम आदमी की जिंदगी खतरे में है और हर ओर निराशा का वातावरण बनता जा रहा है। यूं कहें कि हर शख्स परेशान है। तो सवाल ये है कि इससे कैसे निपटें। जाहिर सी बात है कि इस विषय पर योग गुरु आदरणीय स्वामी रामदेव जी से बेहतर मार्गदर्शन कौन कर सकता है। उन्होंने 3000 साल से ज्यादा पुरानी हमारी वैज्ञानिक धरोहर योग को न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी लोकप्रिय बनाया है। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति की प्रामाणिकता को बखूबी स्थापित किया है। स्वामी जी, लोकमत समूह की ओर से मैं आपका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं हूं विकास मिश्र। आपने अपनी व्यस्तताओं के बीच लोकमत समूह के इस वेबिनार के लिए अमूल्य वक्त दिया है। हम हृदय से आपके आभारी हैं। विकास जी, आपको प्रणाम। जी और लोक मत, ये मेरा भी मत है। जी ये लोक मत में योग का भी मत है। जी, इस बिल्कुल। लोक मत में राष्ट्र का मत है। जी इसमें सत्य और न्याय का मत है। जी और इस योग मत को, सत्य, राष्ट्र और न्याय के मत को और सर्व के हित को साधते हुए जी हमारे विजय भाई दड़ा जी ने जो एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया है। जी मेरे उनके साथ में एक आत्मीय संबंध है और मैंने उनके जीवन को बहुत करीबी से देखा है। वो मैं जुड़े हैं उनके हमारे घर साथ। परिवार से लेकर के और उनके बिजनेस व्यापार से लेकर के उनके राजनीतिक सोच विचार से लेकर के जी सब तरह से उनके जीवन के अंतरंग और बाह्य जो उनका व्यक्तित्व है उसको जी जानता हूं। इसलिए मैं उनको एक बड़े भाई की तरह प्यार करता हूं। विजय जी, दड़ा साहब, आपको मेरा बहुत बहुत प्रणाम बड़े भाई। मेरा प्रणाम आपको। विजय बाबू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और बाबा एक सज्जन और हैं, रोजरी फाउंडेशन के प्रबंध निदेशक श्री विनय राहना जी, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और बहुत बहुत स्वागत है आपका बाबा। नमस्ते बाबा। प्रणाम विजय प्रणाम बाबू, प्रणाम विनय भाई। विजय बाबू, आप बाबा चूंकि आपका जिक्र कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप कुछ पहले बाबा से बातचीत करें, फिर हम लोग मूल विषय पर आते हैं। बाबा, आपने हिंदुस्तान का ये जो योग है, यानी योगा से आपने फिर से लोगों को योग बताया। और ये हमारी 3000 साल पुरानी जो धरोहर है, इस योग के माध्यम से एक विश्व को नेतृत्व करने का एक करिश्मा योग के माध्यम से कर सकते हैं, ऐसी आपकी भावना है। और ये जो हमारा योग है, इस योग को सही मायने में पूरे विश्व के अंदर फैलाने का और उसको लोकप्रिय बनाने का काम आपने किया है। इसलिए मैं आपको भारत रत्न मानता हूँ। क्या बहुत गुड। क्योंकि सरकार आपको जब भारत रत्न देगी तब देगी, अगर विश्व के जो भी भारत में कार्य करने वाले लोग, उन्होंने आपको भारत रत्न दे दिया। बिल्कुल। बाबा, ये बताइए आप हमें कि योग के माध्यम से अगर हम मानसिक संतुलन रख के राष्ट्र को बड़ा बना सकते हैं, तो फिर ऐसी कौन सी बाधाएं आ रही है कि जिसके कारण से हम स्कूल से लगा के तो आज के काम करने के स्थान तक योग को नहीं पहुंचा पाए। क्योंकि एक दो तीन चार ऐसे लोग प्रयोग करते रहते हैं, और इस तक हम कंपलसरीली, जैसा जर्मनी के अंदर योग को कंपलसरी कर दिया स्कूल के अंदर, अगर वो 3 साल का बच्चा भी जाता है तो वो वहां पर योग पढ़ता है। और दूसरा मेरा प्रश्न था इसी के साथ में
जो आपने स्वदेशीकरण का नारा लगाया था बहुत वर्ष पहले, मैं और आप हवाई जहाज में प्रवास कर रहे थे, करीब 12-13 साल हो गए। तब आपने, ज्यादा 15 साल करीब हो गए, आपने कहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि जब तक स्वदेश के अंदर हमारी चीजें नहीं बनेगी, और उस समय में कांग्रेस का सरकार था, तब आपने एक बात कही थी कि जब तक सरकार यहाँ पर ऐसा वातावरण नहीं बनाएगी कि जिसके माध्यम से हमारे उद्योजक जो काम करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। क्या आपको लगता है कि उसी का नतीजा क्या, जिसके कारण से आज हम लोग सारे विदेशी मालों का यहाँ पर प्रभाव हो चुका है? हिंदुस्तान ये इतनी बड़ी बाजार पेट है पूरे विश्व के अंदर, तो चाइना उसका पूरा फायदा उठा रहा है। चीन आज क्या सबसे बड़ा जो है ये हिंदुस्तान बन चुका है बाजार पेट। तो ये दो मेरे प्रश्न थे बाबा, योग और व्यापार। योग और उद्योग। योग और उद्योग, क्योंकि आप योगी भी है और उद्योगी भी है। पहले तो आपके प्रेम के लिए, और आपके साथ बैठ करके हमने पतंजलि के दंत कांति से लेकर के केश कांति से लेकर के एलोवेरा जेल से लेकर के सब चीजों की चर्चा की हुई है ऑलरेडी। जी जी और आप उससे बड़े प्रसन्न और अभिभूत हैं कि जी देश में ये स्वदेशी का कार्य, भारत को स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाने वाला जो कार्य है ये होना चाहिए। और जो आपने पहली बात कही वहीं से मैं शुरू भी करता हूँ, और क्योंकि योग वाला विषय इसलिए थोड़ा प्रैक्टिकल भी बताता हूँ। जी मैं एक सिंपल सी बात कहता हूँ, आज कोई हिंदू है हिंदुस्तान में, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई श्वास लेने में किसी को क्या तकलीफ हो सकती है? सिंपल प्रैक्टिस है। अब कोई मुसलमान भी सांस लेगा तो उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा ही होगा ना। अब कोरोना का अटैक हो रहा है, कोरोना सबसे पहले फेफड़ा पर अटैक करता है, वो नहीं देखता हिंदू का फेफड़ा है कि मुसलमान का है, ये ये किसी मोहम्मद का है या किसी जो है मोहन का है, ये किसी राम का है या किसी रहीम का है, वो कोरोना किसी का मजहब नहीं देखता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका यदि भस्त्रिका से अच्छा है, मेरा रेस्पिरेटरी सिस्टम ऐसा है, मैं 1 मिनट में 200 ब्रेथ करता हूं ऐसे। 1 मिनट के अंदर 1 मिनट में 200 ब्रेथ रेट होता है मेरा, Oh my इतना God. स्ट्रॉन्ग बना रखा मैंने। ये तो मैंने थोड़ी झलक दिखाई आपको। बहुत ही शानदार। और 5 से 10 हजार किलो कैलोरी में बर्न करता हूँ। पहले मिनट में मेरी 5000, दूसरे में 6 फिर 8 9 5000 तक पहुंचता हूँ। 10 से शुरू करके 5000 तक मेरी पर मिनट किलो कैलोरी बर्न हो जाती है। कैलोरी बर्न करने के लिए, एनर्जी गेन करने के लिए, वेट बैलेंस करने के लिए, बीपी शुगर को बैलेंस करने के लिए। मेरा हार्ट रेट वेरिएबिलिटी इतनी है कि मैं जब तेजी से करता हूं तो मेरा हार्ट रेट भी अप हो जाता है, लेकिन बाद में विद इन 10 सेकेंड मेरा हार्ट रेट हो जाता है फिर 60। बाबा इतनी कैलोरी लेते कहां से हैं? क्योंकि आपने कहा कि हम 5000 कैलोरी बर्न करते हैं, तो ये कैलोरी आता कहां से है बाबा? देखो, कैलोरी तो आप जो नॉर्मली दूध दही मक्खन खाते हो और साग सब्जी लेते हो उसमें भी पूरी कैलोरी होती है। मैं हेल्दी कैलोरी लेता हूँ। मैं कम से कम 2 चम्मच घी रोज खाता हूँ, 2 गिलास दूध और 2 कटोरी सब्जी। बहुत थोड़ा खाता हूँ, बहुत ज्यादा नहीं खाता हूँ। इसीलिए तो मैं, देखो ना आपके सामने, मैं पिछले 40 साल से ज्यादा का वक्त हो गया तब से योग कर रहा हूँ, और मेरा 30 साल से जो है 66 केजी वेट है। जितना स्वामी रामदेव अभी बैठा हुआ है 30 साल से ऐसा का ऐसा ही है। जो है, जब फ्लैट वाली चर्चा कर रहे थे तभी उसी दिन भी मैं ऐसा था, उससे पहले करीब 2 दशकों से हमारा विजय भाई का संपर्क है, तब से मैं ऐसा ही हूं। तो मैंने अपने वेट को, अपने बीपी को, अपने शुगर को, देखो सब तरह के मच्छरों ने मुझे काटा है। मुझे डेंगू वालों ने, चिकनगुनिया वालों ने भी काटा है। अलग अलग तरह के मैंने खाना, पूरे देश दुनिया में शाकाहारी खाता हूँ तो भी सब खाना मैंने खाया है, पानी सब जगह का पिया है, हवा सब जगह का, पॉल्यूशन भी मेरे भीतर गया है। एक दिन मुझे फूड पॉइजनिंग नहीं हुआ है, एक दिन मुझे जो है किसी भी प्रकार का इंडाइजेशन नहीं हुआ है, कभी भी मेरा बीपी शुगर नहीं बढ़ा है, कभी भी मेरा वेट नहीं बढ़ा है। किसके बल पर? योग के बल पर। तो मैं कह रहा था, जो विजय भाई का पहला प्रश्न है कि योग कंपल्सरी क्यों नहीं होना चाहिए हमारे हेल्थ में, हमारे एजुकेशन में। हमारे यहाँ अब देखो, अब कोरोना हो रहा है, एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है, फिर भी आयुर्वेद की दवाई नहीं देने देते उनको, योग करने नहीं देते उनको। क्यों? एलोपैथी वाले रहते हिंदुस्तान में, खाते हिंदुस्तान में, तनख्वाह यहां से पाते हैं। ये इसी बंद कर दो बेटा।
जो है। लेकिन जो है गीत, वो जो है यूएन के गाते हैं, गीत जो है WHO के गाते हैं। अरे भाई, WHO की भी ठीक है, जो साइंटिफिक बातें मानो, लेकिन यदि कोरोना योग से आयुर्वेद से दूर हो रहा है और हमने तो दूर करके दिखा दिया है, तो अब तो रोगियों को करने दो। जब तुम्हारे पास कोई इलाज नहीं है और वो भस्त्रिका करने में, इससे रेस्पिरेटरी सिस्टम, इससे डाइजेशन सिस्टम, पहले में देखो श्वसन तंत्र, दूसरे में पाचन तंत्र और डायबिटीज, कपालभाति में अनुलोम विलोम में पूरा जो है हमारा नाड़ी तंत्र, भ्रामरी उद्गीत में हमारा पूरा आत्म तंत्र मजबूत हो जाता है। तो बॉडी माइंड सोल सब सब इसका बैलेंस हो गया और सारी चीजें हमारी स्ट्रांग हैं। कोरोना अटैक करेगा और हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं योग के जरिए, तो ये क्यों ना करें। तो मेरा एक बात तो ये कि योग जो है एजुकेशन में अनिवार्य होना चाहिए, हेल्थ में अनिवार्य होना चाहिए, योग पूरे तंत्र में अनिवार्य होना चाहिए। अब तो हमारे मिलिट्री पैरामिलिट्री वाले तो खुद ही करने लगे, मैंने जा करके खूब खूब करवाया, BSF से लेकर के CRPF से लेकर के ITBP से लेकर के सब जगह, जल सेना, थल सेना, वायु सेना में सब जगह मैंने योग करवाया खुद। और वो खुद महसूस कर रहे हैं कि हमको यदि स्वस्थ रहना है तो योग ही करना चाहिए। तो शासन के तौर पर भी अब मुझे लगता है ये हिचक बंद होनी चाहिए भैया। और योग, पहली बात तो यह है कि कोई मजहब नहीं है। अब इसमें कोई आपको कोई जप तप पूजा पाठ थोड़ी कर रहे हैं आप भाई सांस ले रहे हैं तो सांस तो सभी को लेना पड़ेगा ना, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन बौद्ध को। तो ये अनिवार्य होना चाहिए, इसमें कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। इस बात को मैं मानता हूं और इसको मैं कल जोर से उठाऊंगा भी कि योग को बाबा, अगर अनिवार्य आपकी विषय के तो रूप में संबंध है। लेना चाहिए। और मैं मोदी जी हमारे खुद योग करते हैं, लेकिन वो भी कई बार झिझक जाते हैं कि वही जो तो मैं है पूछ रहा था आपसे। मोदी जी आपके मित्र है, वे खुद भी योग में विश्वास करते हैं, जी 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 खुद जी। भी योग करते हैं, फिर वो इस सिस्टम में लाने में क्या दिक्कत आ रही है? अब जब भी वो कुछ करते हैं ना, तो सैकड़ों लोग, अब जैसे उन्होंने आत्मनिर्भर भारत बोला है, तो ही जो है कुछ लोग बोरिया बिस्तर लेकर के उनके पीछे पड़ जाते हैं। तो ये थोड़ा झिझकते हैं, लेकिन मुझे लगता है अभी झिझक दूर हो जाएगी। अभी जिस तरह का पूरा वातावरण चल रहा है कोरोना के साथ साथ, चाइना का और पूरे विश्व का जो बिहेवियर चल रहा है, उसमें सबको अब ये लगने लगा है कि भाई योग को हमें पकड़ के रखना पड़ेगा। हमें स्वावलंबन के आधार पर ही भारत को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। स्वदेशी को अब मानने लगे। अभी जो कल तक जो अपने आप को कहते थे आइडियोलॉजिकली आई एम लेफ्टिस्ट, यू आर लेफ्टिस्ट है, आई रेस्पेक्ट यू, हाँ आपका आदर है, आप कोई भी आइडियोलॉजी फॉलो करो, बट डोंट सपोर्ट चाइना नाउ। you keep your ideology in your mind, in your heart, but don't support China। तो ये जो लेफ्टिस्ट है, राइट लेफ्ट, फिर इधर से कुछ जो है वो हमारे अलग अलग और कई प्रकार के, कोई पेरियार के चेले आ जाते हैं, कुछ और दूसरे तीसरे आ जाते हैं, तो बहुत तरह का मामला गड़बड़ घोटाला है। तो मुझे लगता है विजय भाई ये कार्यक्रम हो जाएगा। अभी योग जो अनिवार्य आपने जो बोला है ना, ये करके मानेंगे हम, आपका भी आशीर्वाद रहेगा, हम भी साथ में मिलके इस काम को बाबा, करेंगे। ये जो आपने भी करके बताया है अपना भस्त्रिका प्राणायाम कपालभाति। कपल, तो ये जो हार्ट के जो पेशेंट्स है या जिनको स्टेन लगे वो भी कर सकते हैं क्या बाबा? जो हार्ट पेशेंट हैं, जिनको स्टेन लगे हैं, वो भी कर सकते हैं, बस आराम आराम से करें। वो मेरी तरह से जोर से ना करें। जोर से तो मैं कहता हूँ, जब करवाता हूँ तब मैं बोलता हूँ इफ़ यू आर कंप्लीटली हेल्दी, यंग, एनर्जेटिक, और यू आर नॉट सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम, एस्मा, बैकएक और एनी टाइप ऑफ वीकनेस, देन यू कैन डू। उसके पहले नहीं, है ना। तो आप यदि उच्च रक्तचाप, हृदय रोग है, तो ऐसे जोर से नहीं करना। मैं तो देखो जोर से वाला ये केवल जवानों वाला है। अब जवानों को धीरे धीरे करना पसंद नहीं आता ना, वो फार्मूला 1 रेस वाले हैं, तो वो ऐसे कर सकते हैं ऐसे। तो जवानों को जवानों की भाषा में समझाना पड़ेगा ना, उनको बड़े अच्छे अच्छे मसल चाहिए, उनको ब्रेस्ट का, चेस्ट का एक्सप्रेशन चाहिए, उनको पूरी बॉडी का एक्सप्रेशन चाहिए। तो कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी योग से होता है। तो योग में प्राणायाम सब करें, सूर्य नमस्कार है। अभी देखो मैं सूर्य नमस्कार करके बताता हूँ, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, तो मैंने बताया ही। जी अब कोई मुसलमान, मैंने राणा साहब, जी। दुबई के अंदर करीब 50,000 लोगों का, और वहां की का जो शेख परिवार है वो भी उसमें था। मैंने अपने साथ मुसलमानों को रखा और उनको अपने साथ साथ सूर्य नमस्कार करवाया।
और सूर्य नमस्कार करने के बाद 1 घंटा सूर्य नमस्कार प्राणायाम आसन सब करवाए। बाद में मैंने कहा भाई अपना अपना मजहब चेक कर लो, जैसे कहते हैं ना कहीं भीड़ में अपना पर्स चेक कर लो, कहीं कहीं चोरी तो नहीं हो गया, कहीं जेब तो नहीं कट गई। तो मैंने 1 घंटा योग करा के बोला भाई अपना अपना मजहब चेक कर लो, कोई मुसलमान हिंदू तो नहीं हो गया। बोले जी हम तो मुसलमान के मुसलमान ही है। तो मैंने कहा योग करने में दिक्कत क्या है भाई? भाई अब बताओ किसको ये सूर्य नमस्कार करता उसका मजहब कैसे चेंज हो जाएगा बताओ। और भाई जिसका इतना कमजोर मजहब हो कि सूर्य नमस्कार करने से एक्सरसाइज करने से चेंज हो जाए, तो फिर वो सूर्य नमस्कार की गड़बड़ नहीं, वो मजहब की गड़बड़ है। ये कहे ऐसे सूर्य नमस्कार करने। अब जैसे कल के योगा प्रोटोकॉल को जो शुरू कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले ये ताड़ासन से ही शुरू करते हैं। ताड़ासन, अब कोई ताड़ासन करेगा तो बॉडी की स्ट्रेचिंग होगी ना, कोई वृक्षासन करेगा तो उसका माइंड भी जो है स्थिर होगा, बॉडी में भी माइंड में भी बैलेंस आएगा। ऐसे ये ऐसे हो गया। अब इसमें किसी का मजहब कैसे चेंज हो सकता है? बाबा ये ऐसे किया। ये कल के मैं थोड़े इंटरनेशनल योग डे पर जो करवा रहे हैं ना वो भी थोड़ा करके बता दिया है कि ये प्रोटोकॉल यहाँ से 5 अभ्यासों से शुरू होगा। तो ये ऐसे सिंपल योगाभ्यास है, इसको सबको करना चाहिए, ये अनिवार्य होना चाहिए। और योग के साथ उद्योग वाली बात को मैं यूं जोड़ देता हूँ, जो सुबह सुबह योग करेगा ना उसका दिल दिमाग उसके विचार भाव संवेदनाएं इतनी अच्छी होगी, वो पॉजिटिव माइंडसेट से काम करेगा, वो क्रिएटिव होगा, इनोवेटिव होगा। और योग और उद्योग क्या होता है हमने करके दिखाया है। स्वामी रामदेव पतंजलि योगपीठ इसका लाइव एग्जाम्पल है कि योग और कर्मयोग करके उद्योग कैसे आगे बढ़ते हैं, कैसे आप स्वदेशी ब्रांड बना सकते हैं, कैसे भारत आत्मनिर्भर बनेगा। और यूनिलीवर से लेकर के तमाम आज भी वो कंपनियां हैं हिंदुस्तान के अंदर, चाइना की ओप्पो से लेकर के पापा से लेकर के घापा से लेकर के हाँ अली बाबा से लेकर के पता नहीं क्या क्या ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के और ये अली बाबा तक जितना ही है जो विदेशी तंत्र है, भैया आप सुबह सुबह योग करोगे और पॉजिटिव माइंडसेट से काम करोगे। मैं तो एक गरीब परिवार से किसान के परिवार से आया हूं और आज ये पतंजलि और रुचि सोया का भी टेक ओवर हमने कर लिया। करीब 25,000 करोड़ रुपए का ये टर्नओवर है। और अभी तो मार्केट कैप तो अभी आप रुचि सोया का देखो तो करीब 24-25,000 करोड़ हो गया है। हमने खरीद लिया था, टेक ओवर किया था एक दिवालिया कंपनी को, तब 4,500 करोड़ में लिया था उसको। तो देखो योग और उद्योग ये साथ साथ आगे बढ़ते हैं। तो मैं तो चाहता हूं सब सुबह सुबह योग करें, चाहे पत्रकार हो, चाहे वो विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका खबर पालिका में काम कर रहे हो, चाहे खेती में काम कर रहे हो, चाहे रिसर्च कर रहे हो, सुबह सुबह योग कर ले तो बाकी सब कुछ अपने आप अच्छा होता चला जाएगा। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ सुबह की शुरुआत होगी। जी कुछ कह रही थी विकास जी आप? जी मैं ये कह रहा था कि अभी जो ये दौर है हर कोई ये जानना चाह रहा है कि कोरोना से बचे कैसे। एक तो आपने ये कहा कि आप खुद को कोविड-19 से संक्रमित करेंगे और उसके बाद ठीक होकर के दिखाएंगे, तो क्या ये चैलेंज आप करने वाले हैं? और दूसरा हमारे दर्शकों को ये बताएं, श्रोताओं को बताएं, बहुत सारे लोग वीडियो यूट्यूब पे और फेसबुक से जुड़े हुए हैं, आपको लाइव देख रहे हैं, कि कोरोना से बचने के लिए क्या करें, वो कौन सी योग कौन कौन सी पद्धति है जिससे बचे? कोरोना से बचने के लिए तो जो सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर के जो प्रिकॉशंस हैं कि किस तरह से हम फ्लाइट में यात्रा करें, ट्रेन में यात्रा करें, सामूहिक जगहों पर जाते हैं तो किस तरह से हमारा जो वर्किंग जो मेथड है उसमें प्रोसीजर में थोड़ा सा हम प्रिकॉशन बरतें। जहाँ तक अब संक्रमित अनजाने में हो जाए तो मैं इम्यूनिटी सिस्टम की बात कर रहा था कि इम्यूनिटी सिस्टम कैसे बढ़ाएं हम। वही बात कह रहा हूँ कि अनजाने में भी संक्रमित हो जाए तो कैसे बचेंगे यदि आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग है। कोरोना 5-7 रोगों पर ज्यादा अटैक करता है, जिनकी इम्यूनिटी वीक है, जो क्रोनिक डायबिटिक पेशेंट हैं, क्रोनिक डिजीज है, जिनको रेस्पिरेटरी की प्रॉब्लम है, अस्थमा कफ एलर्जी का कोल्ड, जिनको हाइपरटेंशन है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम। ओवरऑल देखो कमजोर को कोई नहीं जीने देता, कमजोर को सर्दी भी लगती है, कमजोर को गर्मी भी लगती है, कमजोर आदमी को गली में भी लोग सताते हैं, घर में भी लोग सताते हैं, रिश्तेदार भी सताते हैं, वर्क प्लेस में भी लोग सताते हैं। तो इसलिए अपने आप को तगड़ा बनाओ। तो योग आपको भीतर और बाहर से मजबूत बनाता है, आपकी बॉडी को, आपकी माइंड को, आपकी सोल को स्ट्रांग करता है। तो योग करके एक तो अपने आप को स्ट्रांग बनाए, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं। इम्यूनिटी बढ़ाने में आयुर्वेद भी बड़ी मदद करता है। दूध में हल्दी, शिलाजीत, केसर, च्यवनप्राश, जिनको डायबिटीज है उनके लिए च्यवनप्रभा,
और जिनकी पित्त प्रकृति है उनके लिए हमने अमृत रसायन बना रखा है, वो इम्यूनिटी पूरी बढ़ाएगा और आपके अंदर गर्मी नहीं बढ़ेगी, अमृत रसायन हमने बना रखा है। फिर जो है कोरोना के लिए हमने कोरोनिल औषधि भी बना दी, लेकिन वो कोरोनिल तो चलो खाने के बाद नहीं, होने के बाद खाना ये तो अलग बात है। आप पहले ही यदि स्वासारी, गिलोय, अश्वगंधा, तुलसी इनका सेवन करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी इतनी जबरदस्त होगी। जैसे ही कोरोना हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर करता है तो हमारे फेफड़े को कब्जे में ले लेता है, हम वहाँ पर वो अपनी कॉपियाँ तैयार करने लगता है जो है, और मल्टीप्लाई होकर के फिर हमारे जो फेफड़े की कोशिकाएं हैं उनकी ऑक्सीजन की अवशोषण करने की प्रक्रिया उसको बाधित कर देता है। यदि आप योग करते हैं और यदि आप, जैसे मैंने कहा, दूध में हल्दी, शिलाजी, च्यवनप्राश जैसी चीज़ों को लेते हैं, यदि आप स्वासारी लेते हैं, गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा का प्रयोग करते हैं, इनके ऊपर साइंटिफिक रिसर्च किया, करीब 500 साइंटिस्ट हमारे पास में, और एनिमल ट्रायल से लेकर के ह्यूमन ट्रायल तक का ड्रग डिस्कवरी का पूरा साइंटिफिक हमारे पास में तंत्र है यहाँ पर। ऐसी बातें नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं झोपड़ी में रहता हूँ और अब फकीरी में मैं जीऊंगा क्योंकि वो मेरा स्वधर्म है, वो मेरा संन्यास धर्म है, योग धर्म है, अध्यात्म धर्म है। लेकिन रिसर्च के लिए इंटरनेशनल पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेशनल इक्विपमेंट्स, इंटरनेशनल साइंटिस्ट हमारे पास में जो विश्व दुनिया में काम करके आए हुए हैं, उन सबको मैंने रखा हुआ है। तो हमने पहली बात तो यह है कि कोरोना से आप संक्रमित ही ना हो, उसके लिए सावधानी बरतें, और यदि हो भी जाए तो आपकी इम्यूनिटी इतनी हो पाए, मजबूत हो कि आप, कोरोना आपके भीतर जाए तो आप ना मरे, कोरोना का आप जो है कूड़ा कर दे, कोरोना की कुटाई करके उसकी विदाई कर दे। और तीसरी बात यह है कि यदि कोई योगाभ्यास आदि नहीं भी कर रहा है, इम्यूनिटी लो है और किसी भी कारण से उसको कोरोना हो गया, तो उसके ऊपर भी हमने जो कोरोनिल बना दी और स्वासारी बना दी है, उसका इतना जबरदस्त रिजल्ट है विजय भाई, विकास भाई, कि 100% रिकवरी रेट और 0% डेथ रेट। ये हमारा क्लिनिकल कंट्रोल स्टडी और क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल का रिजल्ट मैंने आपको एक लाइन में बता दिया। जी जी जी। ये बाबा, मैं एक चीज और भी आपसे जानना चाह रहा था कि इस पूरे प्रसंग ने, महामारी ने हमारे देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है स्वास्थ्य का, उसके करीब करीब पोल खोल दी है। आज हमारे पास बेड्स की दिक्कत है। तो आपको लगता है कि ये धार्मिक स्थल हम इतने सारे बनाते हैं, उसको लेकर के इतना सारा हो हल्ला करते हैं, तो ये धार्मिक स्थल बनाना जरूरी है कि अस्पताल देश में अच्छे बनने चाहिए, हर कस्बे में, हर छोटे शहर में, बड़े शहर में ये बनने चाहिए? देखो, मैं तो मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, किसी भी तरह के इस पूरे इस सेक्टर से बाहर का व्यक्ति हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे क्योंकि पतंजलि योगपीठ में कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई गिरजाघर, कोई गुरुद्वारा नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर हम कहते हैं वर्क इज वर्शिप, और हमारी जो फैक्ट्रियाँ हैं यही राष्ट्र निर्माण के मंदिर हैं, हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये राष्ट्र निर्माण के मंदिर है। मैं इस सोच को मानता हूँ। लेकिन एक बात आपसे और कहता हूँ, किसी की आस्था है मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में, तो उनको भी आप रखिए, लेकिन आप एक मंदिर बना सकते हैं यदि 10 करोड़ का, तो 1 करोड़ का स्कूल भी बना दीजिए। मैं बात ये कहना चाह रहा हूँ कि हम मजहब के विरोधी नहीं है, किसी मत पंथ के विरोधी नहीं है, पूजा पाठ के विरोधी नहीं है, लेकिन भाई आप अब देखो, कहते हैं मुसलमान बहुत गरीब है, लेकिन कोई जहाँ 100 मुसलमान रहता है वहाँ एक बड़ी सी कम से कम जो है 2-3 मंजिली मस्जिद जरूर होती है। भाई मस्जिद बना रहे हो, स्कूल भी तो बना, मदरसा मिलेगा एकदम गंदा सड़ांद वाला, लेकिन मस्जिद मिलेगी एकदम चकाचक। वह मस्जिद के ऊपर यदि आप वहाँ पर पैसा खर्च कर रहे हो तो एक स्कूल भी तो बना दो, और मदरसा को अपडेट कर लो। भाई हमारे मुसलमानों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, मस्जिद बनाएंगे 50 फीट ऊंची, 100 फीट ऊंची, और वहाँ स्कूल नहीं बनाएंगे। मैंने हिंदुस्तान के मुसलमानों को देखा कि वो करीब 90% अपना पैसा मस्जिदों में खर्च कर देते हैं। कुछ विदेश से भी आ जाते, कुछ यहाँ पर जो भी मजदूरी आदि करते हैं। ज़्यादातर मुसलमान हमारे यहाँ पर गरीब हैं, थोड़ी संपन्न हैं। फिर हमारे ईसाई भाई भी, जहाँ पर 10, 20, 50, 100 ईसाई होंगे वहाँ पर जो है गिरजाघर जरूर बन जाएगा। चलो वहाँ तो स्कूल और कॉलेज आदि बनाने की थोड़ी फिर भी परंपरा है। हमारे गुरुद्वारा जो सिख भाइयों में भी गुरुद्वारे के साथ वो भी स्कूल कॉलेज बनाते ही बनाते हैं। अब हमारे हिंदुओं में तो बहुत बड़ा मामला, जैन अलग मंदिर बनाएंगे, स्वामीनारायण वाले अलग मंदिर बनाएंगे, हिंदू वाले अलग मंदिर बनाएंगे, हिंदू में भी जो है जो वैष्णव हैं वो अलग बनाएंगे, शैव शाक्त आदि फिर अपना मंदिर अलग बनाएंगे।
भैया जो है एक सामूहिक पूजा स्थल बना लो साथ में स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी। मैं तो कहता हूँ हमारे पास में इतनी जबरदस्त यूनिवर्सिटियां होनी चाहिए कि हमारे बच्चे बाहर पढ़ने के लिए ना जाएं, बल्कि विदेशों से बच्चे हिंदुस्तान में पढ़ने के लिए आए। एक तो यूनिवर्सिटी अभी हमने बना दी है छोटे बच्चों से लेकर के, पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, और यूनिवर्सिटी भी अभी करीब 10,000 बच्चों की कैपेसिटी का हमने एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर, 10,000 से ज़्यादा लोग रह करके योग कर सके वो इंफ्रास्ट्रक्चर, करीब हमने 10,000 करोड़ से ज़्यादा ये चैरिटेबल काम खड़े कर दिए। वर्ल्ड का सबसे बड़ा योग का, आयुर्वेद का, रिसर्च का इंस्टीट्यूशन हमने खड़े कर दिए। और आगे 1 लाख से ज़्यादा बच्चे एक साथ पढ़ सके और सारे उसके अंदर ब्रांचेज हों, माने मॉडर्न मेडिकल साइंस की भी, एलोपैथ की भी, होम्योपैथ की भी, यूनानी की भी, सिद्धा की, और सबसे बड़ी योग की हो, आयुर्वेद की हो। तो ऐसे फिर ऐसे एग्रीकल्चर की भी, इंडस्ट्री की भी, बिजनेस की भी, लॉ की भी सारी ब्रांचेज हों। ऐसे 1 लाख बच्चों का विश्वविद्यालय और दुनिया के सब लोग आकर के पढ़ें। वो मैं अगला मेरा यही सपना है, ये बनाना है। और इसमें थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन जो है वो विजय भाई दरोड़ा से भी लूंगा, 1 महीने की सैलरी आपकी भी ले लूंगा विकास भाई। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मेरा सौभाग्य होगा ये। बाबा, आप बच्चों की बात कर रहे थे तो मैं आपसे एक सवाल पर आऊंगा कि ये जो निराशा का वातावरण है, लेकिन उसके पहले हमारे साथ रोजरी फाउंडेशन के अराना जी हैं, वो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं बच्चों को लेकर के। जरूर जरूर। स्वामी जी, रोजरी फाउंडेशन का लक्ष्य है कि हमारे विद्यालय से जो विद्यार्थी एक बेहतर नागरिक बनकर निकले। हमारे विद्यार्थियों के आपका क्या संदेश होना चाहिए कि वो विश्व में अच्छे नागरिक बन के बाहर जाए? ये आपका क्या ऐसा कोई वो सुनना चाहेंगे सारे विद्यार्थी हमारे? बाहर जाएं या देश में रहे, लेकिन वो एक बेहतरीन नागरिक रहे। देश में भी रहे। जी जी, एक अच्छे नागरिक हो। जी बाबा, देखो ये एक बात अच्छी सोच है, अच्छी सोच है कि हम ऐसे डिवाइन वर्ल्ड सिटीजन्स तैयार करें, विश्व नागरिक। एक दिन अरुण जेटली साहब मेरे से बोले, स्वामी जी आप हो तो इंडिया के नागरिक, लेकिन आप सन्यासी होने के साथ ही वर्ल्ड सिटीजन हो। मैं तो ऐसी सोच होनी चाहिए हमारी कि हम एक वर्ल्ड सिटीजन तैयार करें। मैं उसके लिए शब्द बोलता हूँ, दिव्य व्यक्तित्व, दिव्य नेतृत्व, ज्ञान विज्ञान से युक्त, नॉलेज, साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन्वेंशन, उनके भीतर ऐसा दिव्य व्यक्तित्व, दिव्य नेतृत्व हो कि वो जहाँ भी जाएं वहाँ पर लोगों को लगे अरे भाई जीवन हो तो ऐसा, देखो इसकी हेल्थ देखो, इसकी फिटनेस देखो, इसके लाइफ में डिसिप्लिन देखो, इसका नॉलेज देखो, इसके भीतर करेज देखो, इसके इस आदमी के भीतर उत्साह देखो, ये कितनी हिम्मत है इस आदमी की कि जो है कितने बड़े बड़े लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ रहा है। तो ये सोच पैदा होती है, ये जो थॉट प्रोसेस है, इसको मैं कहता हूँ ब्रेन की जो ये डिवाइन प्रोग्रामिंग जो पैदा होती है वो योग और स्पिरिचुअलिटी से होती है। तो साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों का संगम होना चाहिए। जो देखो आज यदि हम साइंस में पिछड़ जाएंगे, साइंस तो हमारी अल्टीमेट दर्जे की होनी चाहिए हमारे पास में। एक तरफ हमारे पास में साइंस होनी चाहिए, दूसरी तरफ हमें स्पिरिचुअलिटी में भी प्रथम होना चाहिए। तो स्पिरिचुअलिटी का आधार और साइंस की उड़ान हमें भरनी है। ये दोनों साथ साथ में रहेंगे तो हमारे बच्चों का तन मन जीवन आचरण वाणी व्यवहार स्वभाव इतना पवित्र होगा। कुछ लोग कहते हैं अरे बच्चे बिगड़ जाएंगे। जिसको योग की आदत पड़ गई उसके जीवन में कोई बुरी आदत नहीं आ सकती। ये मैं पक्की बात कह रहा हूँ, एक लोक भाषा में, लोक मत बता रहा हूँ। बाबा अभी जो बाबा स्थिति है एक विकास जी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। बाबा ने एक बात बहुत अच्छी बोली और विनय राणा जी ने जो विद्यार्थियों के लिए वो काम कर रहे हैं वो भी सराहनीय है। बाबा तो हर क्षेत्र के अलग क्षेत्र के अंदर एक नया विश्व कीर्तिमान बनाते हैं। बाबा ये योग अगर 3 साल के बच्चों से शुरू हो जाए, ठीक बात, तो पूरे देश में और विश्व के अंदर जीने की तरीका बदल जाएगा और दवाइयाँ जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि फार्मास्यूटिकल जो कंपनियां हैं दुनिया की, वो सबसे बड़ा आज मुझे ऐसा लगता है कि फार्मास्यूटिकल कंपनियां और आर्म्स ये पैसे का सबसे बड़ा जरिया है दुनिया को कंट्रोल करने के लिए, और ये सारे शक्तिशाली जो राष्ट्र है
इसी के माध्यम से ये काम करते हैं। तो आपका इसके ऊपर क्या वक्तव्य है बाबा? ये विजय भाई आपने बड़ा प्रश्न पूछ लिया। सारी दुनिया का टॉप ब्रेन, वर्ल्ड की टॉप प्रतिभाएं दवा और हथियार बनाने में लगी हुई। वर्ल्ड का टॉप ब्रेन और ये सबसे बड़ा बिजनेस है दवा और हथियार। बनाते हैं 2 रुपए का, बेचते हैं 100 रुपए का। दवाओं में भी यही है, हथियारों में भी यही है। कहते हैं हमने इसके ऊपर ये रिसर्च किया, वो रिसर्च किया, इसमें इतना खर्च होता है, उसमें उतना खर्च होता है। मुझे तो लगता है दवा को एसेंशियल प्रोडक्ट मान करके इसका व्यापार प्रतिबंधित होना चाहिए। दवा आदमी शौक के लिए नहीं खाता है। आप शौक की चीज़ों पे पैसे कमाओ ना। आप जो है मोबाइल में पैसे बनाओ, आप हेलीकॉप्टर में, आप जो है जहाज में, और बाकी जो शौक की चीज़ें हैं उनमें आप पेन बनाइए। आप 1,000 से लेकर के 1-1 करोड़ के पेन बनाइए। भाई हम तो 2 रुपए वाले से लिखते हैं? लिखने में कम नहीं और खो जाए तो गम नहीं। तो भाई और भाई आपके पास में एक गम नहीं और खो जाए तो गम नहीं। और आपके पास में कितने रुपए का पेन है ये ज्यादा बात नहीं है। आप जो सिग्नेचर करते हो ना किसी चेक के ऊपर, उसमें कितनी अथॉरिटी है ये बात। कुछ लोग पेन लगा करके घूमते रहते हैं, चेक है ही नहीं, बाउंस हो जाता है। तो दवा और हथियार बनाने में दुनिया का दिमाग लगा हुआ है, और ये सबसे बड़ा अड़ंगा डालते हैं विजय भाई। और इनको भी कपालभाति अनुलोम विलोम कराना पड़ेगा। और ये बहुत बड़ी ताकत है। आपको पता है विजय भाई, पूरी दुनिया में करीब 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का तो दवा का व्यापार है। 100 लाख करोड़, और 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा ही पूरा ये हथियारों का कारोबार है। अब बताओ 200 लाख करोड़ क्या होता है? सारी दुनिया तो इसी में मर रही है सारी। एक गोली है जो सीने में लगती है, और एक गोली जो भीतर जा करके, एक गोली बाहर से मारती है, एक गोली भीतर से मारती है। एक मैं आपको WHO का एक इंटरेस्टिंग एक रिसर्च बताता हूं। डेथ बाय प्रिस्क्रिप्शन, माने जितने लोग दुनिया में दवा न मिलने के कारण से मिलते हैं, उससे ज्यादा लोग दवा खा करके मरते हैं। एक भीतर से मार रहे हैं, एक भीतर से गोली मार रही है, एक बाहर से गोली मार रही है। बाबा उसके लिए योग। हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूं सारी दुनिया के अच्छे लोगों को मिलकर के, जो टॉप पॉलिटिशियंस हैं वर्ल्ड के, और जो टॉप सोशल वर्कर्स हैं, स्पिरिचुअल लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं दुनिया के, उन लोगों को मिलकर के बात उठानी चाहिए भाई। ये सब दवा और हथियार का कारोबार बहुत हो गया। अब सब थोड़ा योग की ओर लौटो। क्यों एक दूसरे को देश को डराने में लगे हुए हो? तेरे पास कितने परमाणु बम है, मेरे पास कितने परमाणु बम है, तूने कौन सी मिसाइल बना ली है, मैंने कौन सी मिसाइल बनाई है। ये दवा और हथियार, इसमें ही पूरी दुनिया जो है बर्बाद हो रही है। और इस दोनों का, माने रोग का भी और युद्ध का भी, दोनों का समाधान, वार एंड डिजीज, वो योग इसका समाधान है। ये पक्की बात है और ये एकदम परखी हुई बात है। ये कोई बौद्धिक छलावा नहीं है, किसी भी तरह का भ्रम नहीं है। ये तो अब तो रियल साइंस है, ये दिख रहा है लोगों को। तो आपने जो बात कही है एकदम सच है कि ये सबसे ज़्यादा अड़ंगा डालते हैं दवा वाले और ये हथियार वाले। और ये जो दो लोबी हैं, ये बड़ी खतरनाक है। इनसे पूरी दुनिया को अब निकालना पड़ेगा बाहर। जी विकास भाई, और अगला प्रश्न आप ले लो। जी, मैं पूछ रहा था आपसे कि जो वातावरण है, अभी आर्थिक स्थिति खराब है, नौकरियां जा रही हैं, बहुत सारी तरह की समस्याएं हैं, इसमें आदमी बहुत ही तनाव के वातावरण, तो एक तो डर कि कोरोना मुझे कहीं हो ना जाए, वो डर, उसको लेकर के भीतर का एक भाव, और दूसरी सारी समस्याएं, जो निराशा पैदा हो रही है, इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं? और योग, वो कौन कौन से योग हैं जो हमको इस मनोस्थिति में शक्ति दे सकते हैं, संबल प्रदान कर सकते हैं? देखो आजकल बच्चे भी घर पर ही लॉकडाउन के कारण से पढ़ रहे हैं, डिस्टेंस एजुकेशन हो रहा है। बच्चे 8-8, 10-10 घंटे स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं, आंखों में बेचारे के आंसू आते रहते हैं। छोटे छोटे बच्चों का स्ट्रेस बढ़ जाता है, प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एड्रेनलिन जो बड़ी उम्र में बढ़ा करता था, एंडोर्फिन, इनकैफिलिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, अच्छे हार्मोन्स कम हो जाते हैं, बच्चों की कमर दुखने लगती है, जवानी में बच्चे बूढ़े दिखने लग गए। तो बच्चों को योग तो करना ही चाहिए। योग में जो बच्चों के लिए जो है
मैं आपको प्रैक्टिकली भी बच्चों के जी लिए जी 5 आसन करके दिखा देता हूँ। देखो जी, बिल्कुल बच्चों को, बिल्कुल। शीर्षासन, सूर्य नमस्कार तो करना ही चाहिए, जो मैंने पहले करके दिखाया था। बच्चों को ये शीर्षासन, ये बहुत जरूरी है। और बच्चे शीर्षासन करेंगे, उनकी मेमोरी भी बहुत अच्छी रहेगी, उन्हीं में डिप्रेशन कभी नहीं आएगा। देखो ये जो सारा जो अवसाद पैदा होता है ना, अंदर के केमिकल्स और हार्मोन्स के इम्बैलेंस से पैदा होता है। तो अच्छे हार्मोन्स बढ़ जाते हैं योग करने से, प्राणायाम करने से। शीर्षासन, सर्वांगासन, ऐसे पैर ऊपर उठाए पूरे ऐसे, और कंधों पर, सिर पर पूरे शरीर का भार। फिर ये हलासन, ये चक्रासन, और ये पश्चिमोत्थानासन। ये 5 आसन तो सब बच्चों को, जैसे अभी दर्डा जी भी कह रहे थे विजय भाई, कि 3 साल के बच्चों से ही शुरू करवा देना चाहिए। तो जी 3 साल के बच्चों से ये योग शुरू हो जाएगा, जिससे जिन्हें कोई स्ट्रेस नहीं है। अब जो ये बॉलीवुड के जो हमारे बच्चे हैं, उनमें जो स्ट्रेस आ रहा है, उसके 3 कारण हैं। एक तो खर्चे इतने बांध लेते हैं, अब लॉकडाउन में कमाई तो है नहीं, जी खर्चे हैं उनके 10, 20, 25 लाख के। अरे भाई, कम से कम खर्चे में जियो। मित व्यय था, अपरिग्रह हमारे यहाँ पर। महात्मा गांधी और स्वामी रामदेव हैं तुम्हारे सामने। क्या नहीं था महात्मा गांधी के पास, क्या नहीं है स्वामी रामदेव के पास। हम लोग क्यों लंगोटी धोती में रहते हैं? अरे अपने जीवन को सादगी से जियो, सादा जीवन हो विचार। एक तो खर्चे बहुत बांध लेते हैं, फिर ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के ऊपर उस कसाकसी में, आज उसने का साथ रिश्ता तोड़ा, उससे जोड़ा, उससे तोड़ा, उससे जोड़ा, इस जोड़ तोड़ में खुद टूट जाते हैं। और तीसरी बात यह है कि अपनी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं रखते। चलो जो भी जोड़ तोड़ करनी है, अब वो तो ठोकर खा के समझ में आ जाएगी अपने आप। ये जो विलासिता के भी जो सामान है, वो भाई इतने इकट्ठे मत करो। और सबसे बड़ी बात, अपने आप को तो कंट्रोल में रखो। अपनी बॉडी, अपना माइंड, अपने थॉट्स, अपने एनर्जी, इसको कंट्रोल करने का योग से बेहतर कोई तरीका नहीं है। तो ये चीजें अपना लेंगे तो बच्चे भी सुखी रहेंगे, जवान भी सुखी रहेंगे, और मैं तो कहता हूँ सदा जवान रहेंगे। जी और आपकी जिंदगी में कोई रोग, कोई दुख, कोई दरिद्रता नहीं आ सकती। और बार बार मैं कहूंगा, सुबह सुबह योग करो और दिन भर अपना काम करो। उसको हम योग की भाषा में बोलते हैं, योग के द्वारा स्वरूप में रह करके स्वधर्म का, अपने अपने कर्म रूपी धर्म का, अपने राष्ट्र धर्म का, अपने मानव धर्म का निर्वहन करो। फिर आपकी जिंदगी में कोई भी, किसी भी प्रकार का दुख, दरिद्रता, अभाव रह ही नहीं सकता। ठीक है, चुनौती आएंगी, संघर्ष आएंगे, हमने भी खूब झेले, अभी भी झेलते हैं, लेकिन उन सबके बीच में अब आप अभी क्या झेल रहे हो ये बताइए। ये हमारे विजय भाई ना बीच बीच में कुछ ऐसी बातें निकाल लेते हैं। देखो, चुनौतियां अलग अलग प्रकार से आती रहती है। देखो, मेरे सामने 3-4 चुनौतियां तो हमेशा रहती है। एक तो एमएनसीज मेरे खिलाफ रोज षड्यंत्र करते हैं। आप सोचो, मेरा एक भी प्रोडक्ट विजय भाई आज तक फेल नहीं हुआ। तो मैं मजाक की और हकीकत की दोनों बातें कहता हूं। बोले स्वामी रामदेव का घी फेल। अरे मैंने कहा स्वामी रामदेव को घी देता है क्या? स्वामी रामदेव का दूध फेल। मैंने कहा हमारे यहाँ तो गाय का घी, गाय का दूध होता है, वो कहीं फेल हुआ नहीं आज तक। हमारा कोई प्रोडक्ट, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, घी, दंत कांति, केश कांति, कभी कोई प्रोडक्ट फेल नहीं हुआ। कि रोज फेक न्यूज बना बना करके मीडिया में डालते हैं। इसमें चाइना सहित सारी एमएनसीज हमारे खिलाफ साजिश रचती हैं। फिर अब मैं हूं स्पिरिचुअल आदमी, तो ये जो अलग अलग प्रकार की जो आइडियोलॉजी वाले लोग हैं, कोई अपने आप को लेफ्टिस्ट कहते हैं, कोई अपने आप को पेरियार के चेले बोलते हैं, कोई अपने आप को दलितवादी बोलते हैं, कोई अपने आप को पता नहीं कौन सी अलग अलग बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक, कई मोर्चे। मैं तो कहता हूँ मैं तो सबका हूँ भाई, सब मेरे हैं। तो कुछ लोग आइडियोलॉजिकली, जो मेरे से आइडियोलॉजिकली डिफरेंस रखते हैं, मैं तो सबसे प्यार करता हूं। लेकिन अपने भाई, मैं अपने स्पिरिचुअलिटी को मानता हूं तो किसी को बुरा नहीं करता ना। तो मैं जब तुमसे घृणा नहीं करता तो तुम मुझसे नफरत क्यों करते हो? तो ये एक अलग मोर्चा है। फिर अब लोगों को ऐसा लगता है स्वामी रामदेव समर्थ क्यों बन रहा है, ये तो भिखारी होना चाहिए। इनको लगता है स्वामी रामदेव कटोरा लेकर के भीख मांगता है। कहते स्वामी रामदेव समर्थ कैसे हो गया, इसके पास में इतना सामर्थ्य कैसे आ गया? तो इसमें तो बहुत लोगों को, हमारे जो एक बहुत बड़ी बीमारी है लोगों में, चिढ़ने की, ईर्ष्या की। तो ईर्ष्या का शिकार तो मैं अभी भी हूं ना। आप ये भूल जाइए कि देश में सत्ता व्यवस्था क्या चल रही है, वो पॉलिटिकली बात अलग है। पॉलिटिक्स में इस समय मेरे को कोई चैलेंजेस नहीं है। इस समय
मुझे ना कोई पक्ष से ना विपक्ष से कोई गिला शिकवा नहीं है। रूलिंग पार्टी अपोजिशन में कोई, सब जगह मेरे मित्र है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन ये मैं दूसरी चीजें बता रहा था। फिर रोज ये जो कंपटीशन, इतना कमर तोड़ कंपटीशन होता है एमएनसीज को, ये कम है क्या? तो उसमें भी अब देखो, हमने पतंजलि के बाद रुचि सोया को टेक ओवर किया, तो उसमें भी कितने मेरे खिलाफ रोज अखबार में मेरे खिलाफ कुछ ना कुछ बयान आते थे। मुझे उसको फिर सामने आकर के खंडन करना पड़ता था हर रोज। लोकमत में भी छपा। अरे वो आपने तो माफीनामा भी छाप दिया। तो देखिए, जैन फिलॉसफी में क्षमा सबसे बड़ी चीज है। हाँ हाँ हाँ, वो एक पर्व है, क्षमा पर्व है और अपरिग्रह, और इसलिए मैं दोनों में विश्वास करता हूँ बाबा। तो आपके यहाँ मैं ये जानता हूँ कि ऐसी कई शक्तियां हैं जो आपको कमजोर करने के लिए कई हथियारों का सहारा लेती है, उसमें से अखबार भी एक है। तो आपने तो फिर कोई गलत सूचना आ गई थी तो मेरे को दिवालिया लोगों में मेरा नाम लिख दिया, स्वामी रामदेव दिवालिया, पतंजलि दिवालिया। अरे मेरे और वो क्या क्या निकाला, रुचि सोया दिवालिया कंपनी हमने ली थी, हमने तो दिवालियापन दूर किया। तो आपने यहाँ तो क्षमा याचना मांग करके छापा, भाई ये स्वामी रामदेव और पतंजलि, रुचि सोया दिवालिया नहीं है, दिवालिया कंपनी ली थी स्वामी रामदेव ने। तो आपके यहाँ तो अच्छा निकाल दिया था। तो अब हम लोग, अब मेरा नाम छाप दिया किसके बराबर में? विजय माल्या के बराबर में, राहुल चौकसी के बराबर में, कि देखो देश के गद्दार। अब देश के गद्दारों में मेरा नाम छुपता है लिस्ट में, बताओ। तो भी हम ऐसे हंसी से टाल देते हैं, अरे कोई बात नहीं। लो तो आदमी परेशान हो जाए, अरे जिस देश के लिए मैं सब कुछ करता हूं उसमें मुझे गद्दार माना जाता है। मैं नहीं रहूंगा इस देश में, देश छोड़ के चला जाता हूं। लाखों लोग देश छोड़ के चले गए, स्वामी रामदेव यही डटे हुए क्योंकि योगी है। स्वामी जी 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 प्रणाम। आपको क्या लगता है कि हमारे विद्यार्थियों को आपसे योग में, छोटे छोटे बच्चों को क्या सीखना चाहिए? क्या लगना चाहिए उनको कि स्वामी जी से क्या सीखा उन्होंने? स्वामी जी से दो चीजें सीखें। एक तो मेरे से जिद्द सीखे, जिद्द। मैं बहुत जिद्दी आदमी हूं कि मुझे करना है तो करना है, पीछे नहीं हटना, चाहे जग बैरी हो जाए, चाहे माता पिता घर परिवार संसार चाहे मेरा रास्ता रोकने की कोशिश करे। अच्छे काम के लिए जिद होनी चाहिए, किसी लड़के के पीछे भागने की जिद नहीं होनी चाहिए। तो जिद होनी चाहिए। दूसरी बात, उस जिद को पूरा करने के लिए कुछ भी बचा के नहीं रखना चाहिए, जी तोड़ मेहनत करो। मैं बचपन से बहुत जिद्दी किस्म का और 18-20 घंटे मेहनत करने वाला आदमी हूँ। ये दो ही चीजें मुझसे बच्चे सीख लें। पढ़ाई कर रहा था तो पढ़ाई में नंबर 1, पढ़ाई में नंबर 1, योग में नंबर 1, स्वदेशी में नंबर 1, कोई बहस भी करे तो इंटरव्यू देने में भी नंबर 1 हो, बड़े बड़े के पखच्चे उड़ाता हूँ। बस ये तो मैं आज दिख ही रहा हूँ कि आपने कैसे किया और कितना आपने मेहनत किया हुआ है। अड़ाना जी, मैं बाबा के पास आता हूँ उसी स्वदेशी मामले को लेकर के जो विकास जी, मैं एक मिनट सिर्फ लेता हूँ का। बाबा, ये जो एमएनसीज की आपने बात की, ये बहुत मजबूत लोग है बाबा। जी 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 बाबा, ये लोग बहुत मजबूत लोग हैं एमएनसीज वाले। अरे हजारों लाखों करोड़ का साम्राज्य है इनका। ये तो मेरे खिलाफ साजिश रचने के लिए हर महीने करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, करोड़ों रुपए, इस बात के लिए कि स्वामी रामदेव का चरित्र हरण करो। हमने कहा कि भाई तुम, जिसकी उतर गई लोई उसका क्या करेगा कोई, मैं तो नंगा आदमी हूं, क्या मेरी लंगोटी खोलोगे? आप कैसे लड़ेंगे उनसे? आप कैसे लड़ेंगे? लड़ेंगे आप जैसे बड़ों के आशीर्वाद से, देश के आशीर्वाद से। आपको ऐसा लगता है कि उसके अंदर सरकार की कुछ नीतियां ऐसी होनी चाहिए कि जिसके माध्यम से हमारे यहाँ का जो घरेलू कोई खिलाफ षड्यंत्र ना कर सके? हाँ, ये बात ठीक कह रहे हो आप कि ये जो एक तो एमएनसीज की लड़ाई है, दूसरी ये जो आइडियोलॉजी की लड़ाई है, तीसरी जो ईर्ष्या की लड़ाई है। तो इस तरह के कानून होने चाहिए कि कोई किसी के खिलाफ कोई षड्यंत्र ना कर सके, इस तरह तो कुछ होना चाहिए। और खास करके जो इस समय मेन स्ट्रीम मीडिया, तो उसमें तो कोई जवाबदेह है ना। ये जो सोशल मीडिया है उसमें तो रोज इतनी बकवास चलती है, उसमें हमको भी रहना पड़ता है। अब उसमें हमारे साथ भी करोड़ों की फॉलोइंग जुड़ी हुई है, लेकिन ये बहुत चैलेंजिंग जॉब है दड़ा जी, लेकिन रास्ता निकलता जाएगा, अपन लगे हुए। स्वामी जी, विजय बाबू जो बात कर रहे थे उसी से एक ये होता है कि मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया, इसकी तरफ आप तो काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो नारा है, क्या हम जिद्द से, पूरी जिद्द से इसकी तरफ बढ़ रहे हैं? क्या बढ़ पा रहे हैं?
देखो, ये जिद रखनी पड़ेगी कम से कम 5 साल। हमारी जिद 1-2 दिन की होती है, और 1-2 दिन को भवन में बैठते हैं, बाद में राजी हो जाते हैं। तो ये जब तक सभी क्षेत्रों में, ऑटोमोबाइल, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, खिलौने, मेडिसन, सब हर क्षेत्र में जब तक हम पूर्ण स्वावलंबी नहीं हो जाते, मुश्किल से 5 साल की जिद चाहिए एक अड़ियल पर, एक उसके लिए जुनून। अरे इजराइल को देखो, जापान को देखो, साउथ कोरिया को देखो, छोटे छोटे देश हैं, उन्होंने अपनी इस जिद्द की वजह से, इसको बोलते हैं स्वाभिमान। अच्छा शब्द बोल रहा हूँ, ये लोक मत बोल रहा था मैं, ये जिद्द तो लोक भाषा। बाकी स्वाभिमान, प्राइड, हाँ, प्राउड, गौरव कि नहीं मुझे ऐसा करना। फिर खाली सोचने से बात नहीं बनेगी। कुछ लोग बड़े भाषणबाज होते हैं, बयान बहादुर होते हैं, उसको करने के लिए ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है जी। आपकी आवाज बंद हो गई बाबा। आप जो दवाइयाँ बना रहे हैं जी, और हम एक तरफ इस बात का भी आंदोलन शुरू हो रहा है कि चीनी सामान का हम लोग त्याग करें, बहिष्कार करें। तो मैंने मेरे एक लेख में लिखा था कि पहले, सबसे पहले तो टिकटॉक जो है वो बंद कर दें। मगर मेरे सामने गंभीर प्रश्न ये आता है कि जैसे दवाइयाँ बनती है, और आज का जीवन जो है, जैसा भोजन करते वैसा दवाइयों का सेवन करते हैं हम लोग, क्योंकि हमारे जीवन में योग नहीं है। जी जी। और अगर योग होता बचपन से तो ये प्रश्न नहीं खड़ा होता पूरे विश्व के सामने जी। तो सारी जो दवाइयाँ के ऊपर का जो कवर बनता है वो चाइना में बनता है। तो हम लोग इसे कैसे त्याग करेंगे? ये 1 से 2 साल लगेगा विजय भाई। 1 से 2 साल में सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, सारे उसके पूरे विकल्प हम तैयार कर लेंगे। उसके सारे ऑप्शन भारत में हैं, बस थोड़ा सा उसमें जैसे कहा ना, एक लंबी रणनीति के तहत काम करना पड़ेगा, और गवर्नमेंट को भी प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। कोई बड़ी इंडस्ट्री लगाता है, 1000, 5000, 10,000 करोड़ रुपये उसमें खर्च हो जाते हैं। मैं कहता हूँ आपसे, मैं तो एक फकीर आदमी हूँ, मैंने पहले 500 करोड़ का कर्ज लिया था ये स्वदेशी का फर्ज निभाने के लिए। 500 करोड़ साधु होकर सबसे पहले, और अब तो ये सारा इतना बड़ा हो गया, उसके बाद बड़ा इतना कर दिया, तो उसमें हजारों करोड़ का कर्ज लेना पड़ा अभी तो। लेकिन जब लोग काम करते हैं, रिस्क लेते हैं, तो गवर्नमेंट को उनको सपोर्ट करना पड़ेगा, अलग अलग प्रकार की सब्सिडी आदि देनी पड़ेगी, तो ये काम हो जाएगा। विजय भाई अभी दिक्कत है, लेकिन कितनी ही मुश्किल चाहे लाख हो, लेकिन एक दिन तो हल होती है। हम एक गीत गाते हैं, मुश्किल चाहे लाख हो लेकिन एक दिन तो हल होती है। जिंदे लोगों की दुनिया में हर पल हलचल होती है। मुश्किल चाहे लाख हो लेकिन एक दिन तो हल होती है। तो हम तो उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। रगों में तेरे बह रहा है कौन, राम श्याम का जगत गुरु गोविंद और राजपूत शान का। तू चल पड़ा तू चल पड़ेगी साथ तेरे भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। है शत्रु दंदन आ रहा चहुं दिशा में देश की, पता बता रही हमें किरण किरण दिनेश की। ओ चक्रवर्ती विश्व जय माँ त्रिभुवनी हारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। तोड़ कर धरा को फोड़ आसमां की काली माँ, जगा दे सुप्रभात को फैला दे अपनी लालिमा। तेरी शुभ्र कीर्ति विश्व संकटों को तारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। तो थोड़ा ऊंचा जज्बा चाहिए। जमी सलाम करे आसमां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे। मिटा दो जुल्म की आंधी की तुम फौलाद बनो, मिटा दो जुल्म की आंधी की तुम फौलाद बनो। खाक में मिलकर भी कौम की औलाद बनो। हमारे कारवां को हर जवां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे। तो थोड़ा करना तो पड़ेगा। बाबा ये नया नया रूप देख रहा हूँ मैं आपका, यानी शंकर महादेवन अभी घबरा गया हुआ है। विजय बाबू, बाबा जब हमारे सामने होते हैं तो जितने भी हमारे दर्शक हैं या बाबा को सुनने वाले लोग होते हैं,
वो एक योग बाबा का देखना जरूर पसंद करते हैं कि वो पेट जो अंदर की तरफ होता है करके, लो लो लो, अभी करता हूँ। वो मिस हो रहा है इसमें बाबा। गुड। क्या बात। पूरा पाताल लोक में भेज दिया मैंने पेट को। जी जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। बहुत बहुत अच्छा। विजय बाबू, आप कुछ बाबा से और गुफ्तगू करना चाहेंगे? बाबा का समय बहुत कीमती है। जी। और बाबा को कई काम करना है, जी तो बाबा हम आपका समय ज्यादा नहीं लेंगे। आपने दर्शन दिए और उद्बोधन किया, मगर आप पर हमारी लड़ाई एक है, वो है हथियारों और फार्मेसी के खिलाफ। जी। हमारे हमारे तो अभी अमित भाई का ही फोन आ रहा है, तो अभी पूरा कर दे। जी जी, जी, बहुत 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 धन्यवाद। और हमारे बीच में अभी रमनीश वत्स जी भी रमनीश जुड़े हैं। वत्स जी, आपके चेले रमनीश रमनीश जी जी, ने भी बहुत अच्छा काम किया है, और जी रबर बॉय करके पूरे विश्व में उनकी भी अभी ख्याति हो रही है। स्वामी जी प्रणाम। मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद अभिनंदन है आपके लिए। आप हाँ, हमारे स्वामी। बहुत बड़े गौरव हैं। आपके लिए मेरा हाँ, बहुत अनंत अनंत प्यार है आपके लिए। बस आपका प्यार बना रहे स्वामी जी, ऐसे ही। खुश रहो बेटा। विजय भाई, आपको मेरा बहुत बहुत आपके प्रणाम। आपके प्रकाश भाई, दर्शन की अभिलाषा है नागपुर में। जरूर जरूर। अभी आएंगे, फिर आपके जी साथ एक दिन भोजन करेंगे जी, जी प्रणाम। और थोड़ी देर प्रणाम संवाद करेंगे आत्मीय। जी 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 जी, उस आनंद आता है। बहुत बहुत प्रणाम। बाबा, बाबा प्रणाम। प्रणाम। जी, विनय, रमनीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ। और दर्शकों, रमनीश जी योग के क्षेत्र में एक बड़ी शख्सियत हैं। 55 से ज़्यादा अवार्ड इन्हें मिल चुके हैं। और आज जबकि बहुत सारे लोग घरों में सिमटे हुए हैं, तो वो हमें ये बताएंगे रमनीश जी कि हम कौन सा योग करें, किस तरह से अपनी जीवन पद्धति को सुचारू करें कि हम मोटापे से बचें, हम ब्लड प्रेशर न हो हमको, और जीवन सुखी रहे, स्वस्थ रहे। रमनीश जी, स्वागत है, आइए। रमनीश जी, हमारे जी हमारे दर्शक और श्रोता जो है वो आपका इंतजार कर रहे हैं कि योग की कुछ जो विधाएं हैं वो हमें दिखाएं। जी जी जी। एक्चुअली इम्पोर्टेंट, सबसे पहले तो सर को मेरा चरण स्पर्श प्रणाम सर। आपका आशीर्वाद सर इसी रूप में बना रहे। और मेरी क्या विधाएं हैं या कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, मैं कितना गुणी हूँ यह इम्पोर्टेंस नहीं है। मैं आप सबों के लिए यदि मैं कुछ कर पाऊँ या मेरी तरफ से कोई सेवा यदि मैं दे सकूं लोकमत के लाखों करोड़ों दर्शकों को और हमारे देशवासियों को, तो ये सबसे ज्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। और आज का हमारा विषय जो है कि हम आज के समय में देखा जाता है कि मोटापा एक वैश्विक समस्या है, लेकिन हमारे देश में हमारे भारत देश में क्या होता है कि मोटापा को एक बीमारी के रूप में नहीं देखा जाता है, और जिसके वजह से हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, अल्सर कोलाइटिस, हार्ट फेल्योर, आज जो इतने ज्यादा संख्या में हार्ट अटैक पहले बहुत कम संख्या में थी, लेकिन आज के समय में बहुत ज्यादा है। इसका सबसे मूल कारण है वो है मोटापा। तो मैं सबसे पहले चाहता हूँ कि मोटापा को कैसे दूर किया जाता है, क्योंकि समय की आज और कल जो है 2 दिन हम लोग का फेस्टिवल होता है, तो मेरी भी सीमाएं हैं और हमारा सौभाग्य भी है कि हमें खाना है। तो हम सबसे पहले मोटापे चलते हैं, उसके पहले हम ओम का उच्चारण से शुरुआत सांस लेते हुए। पहली जरूरी क्या है कि आप को मैं गुजारिश करना चाहूंगा, मोटापा कोई बीमारी है नहीं, लेकिन हाँ सेडेंटरी लाइफ स्टाइल की वजह से ये बीमारी जो है। ओके, तो सबसे पहले क्या है कि गर्म पानी का सेवन जरूर करना चाहिए। गर्म पानी क्या होता है, हमारी बॉडी का एक टेम्परेचर होता है 35 डिग्री सेल्सियस, और गर्म पानी जब हम पीते हैं तो उसका सामंजस्य हो जाता है और बहुत जल्दी वो चर्बी को घटाता है।
अब हम जो बेसिक हमारा लेंगे हम मोटापे को कम करने के लिए, तो मोटापे को कम करना है, सबसे बेहतरीन आसन माना जाता है वो है मंडूकासन। लंबी गहरी सांस लेते, मुट्ठी को बंद करेंगे और लंबी गहरी सांस लेके मुंह से पूरी तरह से सांस को बाहर निकाल देंगे और इस प्रकार ज्यादा से ज्यादा पेट को अंदर की ओर खींचे होंगे और आगे की ओर दिखाएंगे। 30 सेकेंड से 1 मिनट के बने रहने के बाद फिर धीरे से वापस आ जाएंगे। इस आसन को सबसे ज्यादा एक डायबिटीज जो बीमारी है, जो कहते हैं कि इंसुलिन की कमी, तो ये इंसुलिन को भी फुलफिल करता है बाय द पैंक्रियास। पैंक्रियास नामक ग्रंथि से यह इंसुलिन को भी तैयार करता है और हमारे अंदर जो चर्बी जो है, मोटापा जो है, उससे बिल्कुल हमें निजात दिला देता है। एक तो ये है। इसी में रामदेव बाबा अभी जो नौली क्रिया दिखा रहे थे, इसी में है कि जैसे ऑफिस में हम बैठे हैं मान लिया जाए, तो सिर्फ हम वज्रासन या सिटिंग पोस्चर में बैठे हैं, लंबी गहरी सांस लेते हैं, मुंह से पूरी तरह सांस को बाहर निकाल करके बस पेट को अंदर की तरफ खींचना होता है और ज्यादा से ज्यादा देर तक हमें होल्ड करने की कोशिश करनी है विद द ब्रेथ। This asana, particularly Mandukasana, is giving a very good impact to remove our extra fat, especially to our abdomen region. एक तो ये है। उसके बाद है कि और ज्यादा अच्छा क्या हो सकता है हमारे कमर के लिए। कमर का भार, एक तो आज के समय में एक तो मोटापा है, मोटापा के साथ साथ क्या होता है, कमर को तोड़ देता है। तो योग क्या है, उसको जोड़ देता है। तो उसके लिए सबसे बेहतरीन आसन क्या है वो मैं दिखाना चाहूंगा। दोनों पैरों को बस ये से लेट जाना होता है, लंबी गहरी सांस लेते हुए बस दोनों पैरों को उठाना है। एक तो ये है। इसके बाद हम पेट के बल, ये तो उत्तान पादासन हो गया। दूसरा है सलवासन। पहला आसन जो था पेट के लिए था, अब दूसरा जो है, एक सेकंड, यह मकरासन है। इसके बाद सलवासन। सलवासन जो है एक बेहतरीन पोस्चर माना जाता है। इसमें क्या है, पेट के बल लेट करके दोनों पैरों को पीछे उठाना होता है। इसमें हम कुछ देर तक बने रहते हैं, उससे हमें पीठ और कमर दोनों में बहुत ज्यादा आराम मिलता है। आराम क्यों मिलता है कि हमारा जो बैक है वहां पे कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह का डिस्टरबेंस होता है। उस डिस्टरबेंस को ये मिटाता है बिकॉज ऑफ द गिविंग द प्रॉपर मसाज देयर। और हम सांस को खींचते हुए, यानी लंबी गहरी सांस लेते हुए और प्राण का जो प्रवाह है यदि हम वहां पे संप्रेषित करते हैं तो और ज्यादा ये बेहतरीन माना जाता है। उसके बाद हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे टॉक्सिन्स होते हैं। कहा जाता है कि 24 आवर्स ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो है चलता रहता है, वह हमारे शरीर को क्षय करता है। शरीर को क्षय करना यानी कि डैमेज करना, उसको हमारे सेल्स डैमेज होते हैं, इसी वजह से हम जल्दी से बीमार पड़ जाते हैं। तो उसके लिए कौन से बेहतरीन है, कौन से प्राणायाम करना चाहिए, कौन से आसन करना चाहिए, तो और हम मोटापा के लिए थोड़ा सा और हम चलेंगे, जिसको हम कहते हैं बेहतरीन में से। जैसे कि सपोज ये है हमारा, जैसे कि ये, अब इस पे क्या करना है कि हमें, यह हमारा छाती के ऊपर फैला दे रहा है। तो दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम ब्रीदिंग प्रॉब्लम, बिकॉज अभी जो कोरोना जो काल है उसमें सबसे बड़ा सिम्टम माना जाता है दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम ब्रीदिंग प्रॉब्लम, दे विल come to as a very symptomatic, very fast symptomatic होने के चांसेस उनके बढ़ जाते हैं। तो दिस आसना will give you lungs capacity, और एक तो हमारा जो पेट के ऊपर और कमर के ऊपर असर पड़ा है तो वहां की भी चर्बी जो है, एक्स्ट्रा फैट जो है, उसको घटाता है ये। एक तो ये है महत्वपूर्ण। फिर इसके बाद थोड़ा सा हम चलते हैं कि अपने आप को और ज्यादा अच्छा कैसे बैलेंस। आज के समय में लोगों को सर दर्द बहुत जल्दी होता है, सर दर्द, माइग्रेन, हेडेक, ये सारी जो चीजें, तो उनको हम दूर कैसे कर सकते हैं, व्हाट इज द बेस्ट आसना, उसके लिए कौन से योग हैं
जो हमें बहुत जल्दी आराम दिला सकता है, उसके लिए माना जाता है अर्धपादासासना। तो दोनों हाथों को आगे करते हुए लंबी गहरी सांस खींचेंगे और धीरे से झुक जाएंगे। और वापस इस प्रकार हम वापस आ जाएंगे। इसमें क्या होता है कि जब हम आगे की ओर झुकते हैं तो हमारा प्राण का प्रवाह जो है हमारे कपाल रंध्र को मिलता है, यानी ब्रेन को सबसे ज्यादा हमें उस समय ऑक्सीजन का प्रवाह मिलता है। तो ऑक्सीजन ज्यादा मिलने के वजह से ही हमें मुक्ति मिलती है माइग्रेन और सर दर्द से। तो यह एक बेहतरीन आसन है दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम माइग्रेन एंड हेडेक। अब कहा जाता है कि इम्यूनिटी पावर है, उसको कैसे बढ़ाया जाए, इम्यून सिस्टम। तो हमने जैसा कि कहा था कि हमारे बॉडी में जो टॉक्सिन्स होते हैं उसको यदि हम बाहर कर दें, निकाल के बाहर फेंक दें, तो हमारा बॉडी के अंदर क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है। उसके लिए मैं आपको एक स्टैंडिंग पोजीशन में ऐसे आए, मुट्ठी को बंद किया, यह जो है आपने इसको कहते हैं लकड़ी काटना। इस क्रिया को हम जैसे कि लकड़हारा जो लकड़ी काटता है उसी प्रकार हम अपनी बॉडी को मूवमेंट जो दे रहे हैं, इसमें ज्यादा से ज्यादा जो है टॉक्सिन्स हमारे बाहर आ रहे हैं। देखिए चेहरा हमारा सामान्य है, बिल्कुल चेहरे में कोई किसी भी तरह का एक्सप्रेशन नहीं डालना है, बस यह क्रिया जो है बार बार अब इस क्रिया को करने से क्या होता है, इसको कहते हैं कपालभाति क्रिया। यह भी एक कपालभाति प्रकार का कपालभाति, लेकिन इसमें क्या है, जो ज्यादा हम मूवमेंट देते हैं, जल्दी से झटका देते हैं, उससे क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे अंदर जो टॉक्सिन्स हैं वो बाहर आते हैं। तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम जिनको है उसके लिए रामबाण माना जाता है। लंग्स कैपेसिटी जैसे इंप्रूव होगी तो हमारी सोचने और समझने की क्षमता, जैसा कि आज के समय में क्या है कि थिंकिंग स्किल्स, इमोशनल स्किल्स we don't have, we are having a very good intelligence but we don't have emotional skills. Intelligence तो है लेकिन intellectual capacity नहीं है, there is a lacking. So these asana, these pranayama will give the boosting not only our immune system, boosting as well as our moral, because जैसे thinking और सोचने और विचारने की क्षमता बढ़ जाती है हमारे अंदर, तो intellectual capacity भी बढ़ जाती है। तो ये सारे कैसे होते हैं, प्राण का प्रवाह। तो प्राण का प्रवाह ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन ले, उसके लिए एक और है भस्त्रिका प्राणायाम। इस प्रकार इसमें क्या है, ज्यादा से ज्यादा हम अपने अंदर के जो टॉक्सिन्स है उसको बाहर छोड़ देते हैं। अब विकास भाई, हम चाहें कि आपके दर्शकों के रूप में यदि कुछ प्रश्न हो तो आप बताएं, कि हमारे भी जैसा कि पहले बताया गया था 12 बजे, इस वजह से हमने कुछ और प्लानिंग है हमारा, कुछ और अभी अभी आप जो एक योग कर रहे थे कि इसमें लकड़ी काटने जैसी है, इन दिनों समाज में बहुत सारे लोगों को कमर की प्रॉब्लम रहती है ना? बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग इससे रहते हैं, क्या वो कर सकते हैं ये? बिल्कुल सही आपका प्रश्न है। जो कमर दर्द से, जैसे those who are suffering from backache, they will not supposed to go bend, forward bending, वो नहीं कर सकते हैं। उनके लिए अर्ध चक्रासन जो मैं पहले की क्रिया है बता रहा था, या अभ्यास, क्योंकि कमर दर्द से जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनको आगे झुकने का अभ्यास निषेध माना जाता है उनके लिए। जी। वो नहीं, तो बैठ के कपालभाति क्रिया कर सकते हैं। कपालभाति क्रिया बैठ के तो कर सकते हैं, वो खड़े होके नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें ज्यादा से ज्यादा झुकेंगे तो झटका आएगा पीठ और कमर के, तो वो झटका कहीं कहीं उनको आराम देने के बजाय नुकसान दे देगा, तो उनको नहीं करना चाहिए। अब हम कुछ योग के साथ साथ आयुर्वेद की चर्चा करते हैं। गाजर, चुकंदर, बीट, जिसको कहते हैं बीट रूट, चुकंदर, गाजर, अदरक, छोटा सा टुकड़ा 10 से 15 ग्राम गाजर लेना है, 100 ग्राम उतना ही मात्रा में चुकंदर लेना है, फिर उसमें लेना है 15 से 20 ग्राम अदरक जी। उसको
अच्छे से जूस तैयार करके हल्दी हल्का सा उसके अंदर टर्मरिक पाउडर मिक्स करके वह पीना है। यह हमारे इम्यूनिटी पावर को कई गुना बढ़ाता है, क्योंकि इसके अंदर चुकंदर जो है ब्लड भी हमारे अंदर तैयार करता है। अब दूसरी चीज चुकंदर, ये सब जूस के बाद आते हैं सबसे अच्छा क्या है हमारे लिए। बॉडी में दो तरह के तंत्र हैं, एक है हमारा लीवर, एक है हमारा किडनी। दो यदि स्वस्थ हो तो हमारी बॉडी कभी भी किसी भी तरह की कोई बीमारी हमें नहीं हो सकती है। तो लीवर और किडनी को मजबूत कैसे करें? तो लीवर के लिए सबसे पहले 1 गिलास जो है लौकी का जूस तैयार करना है, उसके अंदर काला नमक डाल देना है, उसके अंदर धनिया का रस डाल देना है, उसके अंदर नींबू का रस डाल देना है, उसके अंदर हल्का सा हल्दी का पाउडर मिक्स करके सुबह सुबह खाली पेट किया जा सकता है। इसके बाद आती है कि किडनी की सफाई कैसे करें। तो किडनी के लिए आप लोगों ने मराठी में आई डोंट नो उसका मुझे नहीं पता, भुट्टा होता है जो मकई जो होता है भुट्टा, उसके बाल जो होते हैं, तो बाल 30 से 40 ग्राम गर्म पानी में डाल करके खौल जाए जब अच्छी तरह से 2 कप पानी, जब आधा कप पानी 1 कप पानी बच जाए, 2 कप से 1 कप उसको पी लेना है। 10 से 15 दिन तक पीते रहें, इससे किडनी की सफाई हो जाएगी। एक है सुबह में अर्जुन की छाल 1 चम्मच, सुबह में उसका रस ले लें, शाम में नीम की छाल का जो है 1 चम्मच रस ले लें, या तो नीम के पत्ते का, या तो दोनों को मिलाना चाहें तो 10 ग्राम अर्जुन की छाल और 10 ग्राम नीम की छाल, दोनों को गर्म पानी में खौला करके जब 2 कप पानी 1 कप पानी बच जाए तो उसको सुबह सुबह चाय के रूप में पीना है। इससे भी किडनी की सफाई हो जाती है। और किडनी को सबसे अच्छा मजबूत बनाना है, कभी भी यूरिन आए उसको रोके ना, और पानी जो है सिप सिप करके पिए। आप लोगों ने सुना होगा बंगाल में कहा जाता है पानी खाबो, खाबो दावा, चाय खाबो, पानी खाबो, खाबो देयर इज द मीनिंग। वो मीनिंग क्या है? उसको कहते हैं कि यानी पानी जो है सिप सिप करके पीना चाहिए। पानी जितना धीरे धीरे हम पानी पिएंगे उतना ही कम दबाव हमारे किडनी के ऊपर पड़ेगा। क्योंकि आज के समय में हम लोग क्या करें, किडनी के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव दे देते हैं, क्योंकि किडनी का बहुत बड़ा रोल होता है, वो हमारे बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स को बाहर लेके आता है, लेकिन उसके ऊपर हम बहुत ज्यादा प्रेशर देते हैं। कोई भी गाड़ी है, कार है, उसके अंदर क्या हम पेट्रोल की जगह पानी डालते हैं या केरोसिन डाल के चलाते नहीं है ना, लेकिन हम अपनी बॉडी के साथ इतना अन्याय क्यों करते हैं? आज स्वामी रामदेव, जो हमारे बाबा रामदेव हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने भी यही बात कही। सारे जितने ऋषि मुनि यही बात करते हैं कि हम अपने शरीर के साथ अत्याचार करते हैं तो वो हमारे साथ वैसा ही बर्ताव करता है, जैसे हमने यदि उसके साथ गलत नहीं किया तो हमारे साथ गलत नहीं करता है। तो ज्यादा से ज्यादा अपने शरीर का ख्याल रखें, और शरीर को ख्याल रखने के लिए सबसे अच्छा तंत्र है वो है योग, आयुर्वेद। इन दोनों अच्छा, ये बताइए, लाइफ में कभी भी किसी भी तरह की कोई भी दवा आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे चिकनगुनिया हो गया था और मैं बिना दवाई के ठीक हो गया था 2-3 साल पहले की बात। जी विकास भाई कुछ मैं ये कह रहा था कि कितनी देर योग करना चाहिए, सुबह कितना वक्त योग के लिए निकालना? जी 30 मिनट सुबह सुबह यदि ब्रह्म मुहूर्त में यदि किया जाए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में सबसे ज्यादा एनर्जी उस समय वातावरण में सन्निहित होती है। सुबह सुबह ज्यादा नहीं, 5 पोस्चर में बता देता हूँ। सबसे पहला पोस्चर 1 वृक्षासन, 1 पहला आसन, दूसरा उष्ट्रासन, दूसरा वाला आसन जी, दूसरा, तीसरा, तीसरा आसन, फिर चौथा, चौथा आसन धनुरासन। धनुरासन is highly recommended those who are suffering from diabetic problem। पांचवा, इसके बाद ये हो गया, इसके बाद पांचवा पश्चिमोत्तानासन। इसमें हम कर लेते हैं, समाप्त हो जाएगा ये। और एक और जोड़ना चाहे वो तो उष्ट्रासन हो गया। अब आप जोड़ना चाहिए तो प्राणायाम। प्राणायाम में सबसे अच्छा प्राणायाम मैं मानता हूँ नाड़ी शोधन प्राणायाम। जब प्राणायाम आप कर रहे होते हैं उसमें लंबी गहरी सांस लेना है, लेफ्ट से राइट से छोड़ देना है। ये मुद्रा बनानी है। ये हाथों की राइट नॉस्ट्रिल को बंद किया, लेफ्ट से ले लिया। लेंगे तो 15 सेकेंड से लेके 16 सेकेंड तक। इसमें क्या करना है,
15 से 16 सेकेंड तक हमें लेना है। इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, एक्सहेल फ्रॉम राइट, ऐसे करना है। फिर राइट से 15 सेकेंड के लिए लेना है, फिर लेफ्ट से छोड़ देना है, फिर लेफ्ट से लेना है, फिर लेफ्ट से ही छोड़ना है, फिर राइट से लेना है, राइट से ही छोड़ना है। तो ये क्रिया यदि किया जाए नियमित रूप से, और सबसे अच्छा किसी को नींद नहीं आती है, नींद की बीमारी है, तो उसके लिए भ्रामरी प्राणायाम सबसे अच्छा। अंगूठे से अपने कानों को बंद किया, रेस्ट फिंगर को आंखों के समीप लगाया, टिकटी पे इस प्रकार ये 10 बार किया जाए। जब भी आपको नींद न आए उसी समय, क्योंकि यह प्राणायाम करने से हमारे बॉडी के अंदर जो मस्तिष्क में एक स्राव होता है जिसको कहते हैं केमिकल मेलाटोनिन, वह स्राव बहुत अच्छे तरीके से होता है जब हम इस प्राणायाम को करते हैं। तो नींद अच्छी दिलाने का सबसे बड़ा श्रेय जाता है मेलाटोनिन को, और मेलाटोनिन को अच्छा सा सिक्रेशन हो उसके लिए बेहतरीन प्राणायाम है। तो ये सब करते रहें, योग को अपनाते रहें, और आप निरोग रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं, मस्त रह सकते हैं। योग को अपनाएंगे, स्वस्थ भी रहेंगे और मस्त भी रहेंगे। योग और आयुर्वेद को अपना लीजिए, आपको दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, बहुत 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 शुक्रिया रमेश जी, आपने अपना बहुमूल्य वक्त दिया हमारे दर्शकों के लिए, श्रोताओं के लिए, और हम भविष्य में भी मिलते रहेंगे, है ना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।